बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DNA 24 न्यूज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आरिफ निज़ामी साहब की सरबराही में DNA टीम हाज़िर है। 30 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रायविंड की तरफ मार्च या वहाँ जलसा करना चाहते हैं या जाती उम्रा के बाहर एहतजाज करने के लिए प्रोग्राम बना के बैठे हुए हैं, ये सबसे बर्निंग इशू है। और इसके अलावा हिंदुस्तान पाकिस्तान की सूरत हाल और कराची के मसाइल, तो बाकी भी जो भी नेशनल इशूज़ है इनको हमने डिस्कस करना है। और तहरीक इंसाफ से जनाब शफकत महमूद जो कि इसी हलके यानी जिधर ये स्टूडियो वाक़ है वहीं के जो MNA हैं, वो उनको हमने साथ लिया है। वज़ीर रहे, वफाकी भी, सूबाई भी, मुख्तलिफ़ हैसियतों में काम किया है और बुनियादी तौर पर एक नेक नीयत और दयानतदार सियासतदान। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट। एक तारब आप भूल गए इनका जी, ये हमारी तरह सहाफ़ी भी हैं, कॉलम भी लिखते रहे, दब गया ना। और एक चैनल पे बाकायदा ये तजिया नगार भी थे जहाँ तक मेरे। एनीवे वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ इट। शफकत साहब ये क्या रायविंड की तरफ मार्च की तरफ वहाँ तो वहाँ फिर जी बिल्कुल, हम तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। 30 तारीख को अड्डा प्लॉट हमने इंतखाब किया है जो मेरी इतला के मुताबिक 5 मील दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। 3 से 5 किलोमीटर कहते हैं जी। जी जो मेरी इतला है, फार इनफ। एंड वहाँ पे हमारा इज्तिमा होगा और इंशाअल्लाह ताला मुल्कगीर इज्तिमा होगा और तारीख़ी होगा। और वहाँ पे हम जो इस मुल्क के साथ लूट मार हुई है उसको उठाएंगे, उसको उजागर करेंगे। हुई है, हो रही है, हो भी रही है और जो हुई है, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि अगर आप जैसे आज इमरान खान ने कहीं और भी कहा था कि जब अदारे तबाह हो जाए, उनको हाथ डालने वाला ना हो, को पकड़ने वाला ना हो, तो फिर हर तरफ करप्शन ही करप्शन होती है। जब लोगों को पता हो कि चलो, मुझे एक्चुअली एक सियासतदान ने कहा, उन्होंने कहा जी की फ़र्क पड़ता है, 2 4 6 महीने जेल काट देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब है कि पैसे बनाओ और उसके बाद इसके बारे में वरी ना करो कि थोड़ी देर के लिए वहाँ भी एक क्लास मिल जाती है। और क्योंकि मैं जेल में रहा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एक क्लास जो जेल है ना, वो समझें कि आप हॉलीडे टाइप चीज़ है। सर्दियों में अल्लाह ना करे यार, क्या हो गया आपको शफकत नाम। मतलब है कि बात यह है कि आप जो मर्जी कहते रहें और खान साहब कहते रहें, लोग रायविंड के बाहर इज्तिमा को जस्टिफाई नहीं समझते। देखें, इसकी गुलाम हुसैन साहब एक अलामती सिंबॉलिक वैल्यू है। हमको उनके घर पे नहीं जा रहे, लेकिन सिंबॉलिक वैल्यू 2 तरह से बनती है। इनफैक्ट जहाँ घर की वजह से रहे, इसलिए जा रहे हैं, घर नहीं जा रहे लेकिन घर की वजह से जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी सिंबॉलिक वैल्यू क्यों है? 2 रीजंस की बुनियाद पर। एक तो सारी कौम जानती है कि 1980 में इनके सासे क्या थे, अब क्या है, और जो इन्होंने लूट मार की है पिछले 30-40 साल में, वो पनामा लीक्स में उसकी एक झलक नज़र आई है आपको, और उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। तो एक तो ये है। दूसरा, आप जानते हैं कि ये जो इनके महलात हैं उसके लिए कितने अरबों रुपए सरकार के जो है वहाँ खर्च हुए, सड़कें बनाने में, वहाँ पे गैस पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी। मैंने सुना है कि अब एक कोई स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम, लाइटें, वो तो जरूरी है प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के लिए। जी हाँ, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, यानी वो जाती अकामत गाह होने के बावजूद वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में। आप साहब ये मुझे बता दें, और शफकत साहब भी सिविल सर्वेंट भी रहे, DC हाँ, तो भूल गया। अच्छा कई तारफ है, लेकिन वो तो बिसाइड द पॉइंट। आपके दोस्त हैं बड़े, ये मुझे बताएं कि इजराइल इस्लाम को कभी कोई सिस्टम रोक चुका है? समझा नहीं मैं। और जब मौत का फरिश्ता आता है उसको कोई सिक्योरिटी सिस्टम रोक सका है? चले, अल्लाह सबको यार जिंदगी दे और महफूज रखे इस किस्म की चीज़ों से। किसी दिन तो मरना है कि नहीं मरना? वो जो क्या कहते हैं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, वो तो एक असूल है ना अफाकी। अच्छा नहीं, वैसे मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जो सिक्योरिटी सिस्टम्स और बाकी चीज़ें लगी हैं, अगर कल को ये वज़ीर आज़म नहीं रहते तो क्या ये सरकार को वापस कर दिए जाएंगे? ये इसमें शौकत साहब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है जी कि जो जुमा है साउथ अफ्रीका के सदर, उनको भी सिक्योरिटी, लेकिन कोरिया बर्स करना पड़ता है और भी हुक्मरानों को। उसने किया, अमेरिका में भी ऐसे ही जुमा ने किया रियम्बर्स। कहा गया, मुझे पता नहीं किया या नहीं किया, लेकिन 7 करोड़ रुपया देना पे 7 करोड़ रुपया अगले दिन हमने प्रोग्राम में की। शुक्र साहब, लेकिन एक बात
जी। मैं ज़रा इसी पे आना चाहता हूँ वापस। आप तो कहते हैं यार लूट मार की हुक्मरानों ने ये किया वो किया, पनामा लीक्स को अब 6 महीने हो गए, 5 भी नहीं तकरीबन, कि कोई तहकीकात ही नहीं हो पाई, कोई कुछ नहीं हो सका, उसको फिलिबस्टर कर दिया मियां नवाज। लेकिन बाज़ PMLN के बड़े जिम्मेदारान जो हैं वो कहते हैं यार ये आम आदमी का मसला ही नहीं है, द कॉमन मैन इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट, ये खामखा है इमरान खान साहब लगे हुए, नॉन इशू है। नॉन इशू। नहीं, बात यह है कि अगर इसको नॉन इशू के तौर पे नॉन इशू वोटिंग, नॉन इशू अखबारों के लिए होगा, कुछ वोटर्स के लिए होगा, लेकिन जनरली स्पीकिंग जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। नहीं, नॉन इशू इसलिए है कि आरिफ साहब के पिछले 70 साल में जितनी करप्शन की चीज़ें आई, लोग बड़े एक्साइट हुए, बड़े गुस्सा आया लोगों को, कुछ भी नहीं हुआ। जब आपके अदारे नाकाम हो जाएं, किसी के ऊपर हाथ पड़े ना, तो लोग कहते हैं यार हाथ तो पड़ना नहीं है किसी के ऊपर को। अब मिसाल के तौर पर पिछले 20 साल का ही देख लें आप, कितने पॉलिटिशियंस के खिलाफ केस बने, कितने नैब में आए, बाकी आए, क्या निकला बीच में से? वो सिनिसिज्म आ गया ना। तो उससे लोग मायूस, ये एक मायूसी की कैफियत है, ये नहीं कि लोगों को परवाह नहीं है। जब आपका घर लूटा जा रहा हो तो परवाह तो है ना आपको, लेकिन मायूसी है कि यार ये क्या फायदा ये सब कुछ करने यू का। गेट अवे विद एवरीथिंग, ये एक ये है ना कि इफ यू गेट This feeling और है, ये चीज हमने मर्डर मर्डर, और इस चीज को हम क्यों ये कर रहे हैं? हमें बड़े लोग कह रहे हैं कि जी ये ना करें आप, ये है वो है, क्या फ़ायदा? एक्चुअली फ़ायदा की बात ये नहीं है कि 31 को आपने किया तो पहली की सुबह कुछ हो जाएगा। फ़ायदा ये है कि अगर हमने ये इशू को भी जाने दिया तो इसका मतलब है कि वो जो बेहिसी का या मायूसी का एहसास है वो एक परमानेंट हो जाएगा, और उसके बाद कोई भी किसी को रोक टोक भी नहीं होगी। इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि और हमारे अलावा और कौन कर सकता है? तो वो हमारा पार्टी का एक नारा है, मेरा ख्याल है वो उस पर बड़ा फिट आता है कि अब नहीं तो कब, अगर अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, नहीं वो ठीक और है, हम नहीं तो कौन? नहीं यू आर द बिगेस्ट क्राउड पुलर खान साहब, इसमें तो कोई Yeah. शक नहीं है। पाकिस्तान की अगर दूसरी नहीं तो तीसरी सबसे बड़ी सियासी जमात भी है वोटों के हिसाब से तो वोटों के अपने हिसाब। दूसरी सबसे बड़ी। सवाल मैं कर रहा हूँ, ये हो गया आपका धरना, आखिर इसके बाद क्या? उसके बाद आरिफ जी बात यह है कि कई ऑप्शंस हैं। मेरा ख्याल है कि उसमें अभी मैं डिस्क्लोज ज़्यादा नहीं करना चाहता। आज इमरान खान साहब बात कर रहे थे सहाफ़ियों से, तो उन्होंने इशारा किया कि हम शहरों को बंद भी कर सकते हैं, कोई इस किस्म की काम की प्लानिंग भी हो सकती है, लेकिन हतमी क्या होगा वो ऐलान इमरान खान साहब करेंगे मेरा ख्याल है 30 तारीख को। नहीं, अब वो आपका तो ये दो टोक मौक़िफ़ है कि पनामा चूँकि ये वहाँ से आया है और इसमें जिन जिन का है दे मस्ट फेस म्यूज़िक, और वो दे शुड नॉट गो अनपनिश्ड ए प्रूवन गिल्टी। हालांकि प्रूफ तो पहले ही है, उसमें अब इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है, सारे वो डॉक्यूमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लेकिन अब जो मुस्लिम लीग है और उनके इत्तेहादी है, उनका ये मौक़िफ़ है कि 2013 में हम इलेक्शन जीते, हमें लोगों ने मैंडेट दिया और हम खिदमत कर रहे हैं, और तरक्की हो रही मुल्क में, और लोड शेडिंग ख़त्म है, और बेशुमार काम हो गया है कि हमारा 2018 में भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये काले पैगे ने इम्पेशेंट है, डेस्परेट है उनके मुताबिक, और ये तरक्की के रास्ते में रोड़े अटकाना चाहते हैं। अब हाउ फार दिस इज करेक्ट, और वो कहते हैं हम ईमानदारी से हुकूमत चला रहे हैं। गुलाम हसन साहब, इससे पहले कि ये जवाब दे, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। यार ये सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए। ये आमरों की आर्गूमेंट होती थी कि जी जो शरपसंद जो हैं, जो गड़बड़ पैदा कर रहे हैं, तरक्की की राह में रुकावट है। ये तो कोई लॉजिक नहीं है। नहीं, और वो कहते हैं हमारी कोई करप्शन की कोई मिसाल बल्कि एक बिल्ली के बच्चे बराबर नहीं की। ने तो हल्फन कहा कि मैंने 1 पाई की करप्शन। किसने? शहबाज शरीफ ने। चौधरी साहब, मैं गुजारिश ये करूँ, ये आर्ग्यूमेंट इतनी दफ़ा दी जा चुकी है कि मेरे मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ कि जी इलेक्ट होके आए, उससे भी मेरे कान पाके। क्या इलेक्ट होके आना, मैं इलेक्टेड हूँ, क्या मैं पाकिस्तान के कवानीन से मुस्तस्ना हो गया हूँ? क्या मैं ट्रैफिक के रूल्स को ब्रेक करूँ, मेरा चलान ना हो? क्या मैं किसी को थप्पड़ मारूँ, मुझे मेरे पे दस्तरस ना हो? क्या मैं लूट मार करूँ, मुझे कोई पूछे ना? मतलब है मैं अगर इलेक्ट हो गया हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि खुदा ना खास्ता मैं एक ऐसा धुल के आ गया हूँ और पवित्र हो गया हूँ कि इसके बाद
दुनिया जहान में जहां मुस्तनद जमहूरियतें हैं, वहां पे रोज आपको लगे ये कांग्रेसमैन पकड़ा गया, ये एमपी पकड़ा गया, ये फलाना मिनिस्टर पकड़ा गया। क्यों? इसलिए कवानीन जो हैं वो उनकी एक अपनी हैसियत है और उसका इस चीज से ताल्लुक नहीं है कोई इलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। मकसद जवाबदेही होनी चाहिए, आपका मतलब जो होनी और चाहिए। नहीं, वो ब्राजील में उन्होंने कहा जी यहाँ ओलंपिक गेम्स होनी है, दुनिया में जागन आई उनको भी, क्या मतलब उन्होंने मुअत्तल किया। हेड और ऑफ गवर्नमेंट को। वो बाय द वे वो इस तरह का क्राइम नहीं है, वो क्राइम है कि आपने बजट के फिगर्स में झूठ बोला। रद्द-बदल किया। अच्छा, ये जो आप पर इल्ज़ाम है शफकत मैम कि तहरीक इंसाफ जो है सोलो फ्लाइट अकेले रह गए, इमरान खान साहब इस हद तक तो वो अकेले हैं कि वो वाहिद दयानतदार लीडर है, बाकी पार्टियों में बेईमान है, इनकी पार्टी में भी है। आप ताहिर कादरी साहब को भी नहीं ईमानदार नहीं, नहीं बात समझते? तो सुन लें। यानी दूसरी पार्टियों के जो क़यादतें हैं उन पर करप्शन के इल्ज़ाम है। इनकी पार्टी के अंदर भी करप्ट हो सकते हैं, बट लीडर इज बियॉन्ड करप्शन। लेकिन वो कहते हैं आप तनहा हो गए, आप क्यों लोगों को साथ लेकर नहीं चलते, इसका आप जवाब दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी शफकत महमूद जी चौधरी साहब, हमने कोशिश की, आपको पता है कि जो TOR की जॉइंट अपोजिशन TORs के लिए कमेटी बनी, उसके हम हिस्सा थे, हम थ्रू आउट उसके साथ थे। हमने जब रैलीज़ निकाली, हमने बाकी जमातों को दावत दी। आपको शायद इल्म है कि पिछली दफ़ा जब हमने लाहौर में रैली निकाली तो पीपल्स पार्टी के कुछ काबरीन शामिल हुए उसके अंदर, उसमें अवामी तहरीक के कुछ लोग शामिल हुए। अब भी मेरा ख्याल है कि शायद आपको इल्म है कि इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी है कि बिलावल भी आए और हमारे साथ शामिल हों। तो हम तो ये इस चीज़ को कोई तहरीक इंसाफ का इशू नहीं समझते, हम इसको एक कौम का इशू समझते हैं, और एक्चुअली है भी कौम का इशू, कोई तहरीक इंसाफ का इशू है। सारी कौम पर डाका डाला बशमूल हमारे। अगर अवाम आपके साथ हैं तो हर इलेक्शन आप क्यों हार जाते? नहीं बाय मेरा इलेक्शन आपको नहीं मेरा ख्याल है कि ये भी थोड़ी सी इसके बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने हारे भी हैं और जीते भी हैं। मसलन शहबाज शरीफ साहब की एक सीट थी शायद राजनपुर में, वो हमने जीती। लोधरा वाली जीती आप। लोधरा वाली जीती हमने। डीजी खान की एक सीट जीती, ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ पे फैसलाबाद में सीट जीती। उसके बाद हमने पिंडी भटिया में सीट जीती, ठीक है जी। उसके बाद KPK में फजलुर रहमान की 2 सीटें हमने जीती। शायद मुझे एक आधी और याद भी नहीं आ रही, लेकिन ये बात ऐसी बात नहीं। हाँ, ये जो 147 था ये शुएब सिद्दीकी ने जीता अभी। ये दुरुस्त नहीं है कि हम सारे बाई इलेक्शन हार रहे हैं, कुछ हमने हारे हैं, कुछ हमने जीते हैं, लेकिन जो हमने हारे भी हैं उसमें भी आप ज़रा गौर फरमाएं कि हमारे वोटों की तादाद, खासतौर पर जेलम और बुरेवाला तो बड़े करीब नहीं, और जो यहाँ पे था वजीराबाद में, वजीराबाद सिर्फ 2000 से हमारे तीनों जगह बहुत हुई। और ये भी आया कि 10 लाख वोट लेके इनकी 3 सीटें हैं और 11 लाख वोट लेके नून की 7 सीटें। ये जो फ्लॉ है सिस्टम का, बस ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है, इसमें ये फ्लॉ तो है। हाँ, ये फ्लॉ तो है, इनहेरेंट है इसके अंदर, क्योंकि वो हर हल्के के मुताबिक होना होता है। ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कई जगह हमें ज़रा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। कराची में फॉर एग्जांपल, कराची में हमें एक सूरत हाल ऐसी थी 2013 के बाद जिसको हमने सही तरीके से हैंडल नहीं किया, और उसको अब वो कमी हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये लेकिन जो गुलाम हसन साहब का ओरिजिनल सवाल था सोलो फ्लाइट वाला, जी जी, अब ये बिलावल को दावत तो दी है, लेकिन खुर्शीद शाह का बयान आ जाए कि जी क्या फ़ायदा है इसका, मकसद क्या है, इसके बाद क्या होगा। इस तरह खान साहब ने आज कोई ज़रा चोट की है ताहिर कादरी भी कि मैंने सिर्फ ये कहा था कि धरने में शिरकत को रिश्ता तो नहीं मांगा था। तो ये कुछ क्या मतलब, ये आज खान साहब को कोर्ट किया ना उन्होंने? नहीं, मैंने तो नहीं सुना ये। अर्ज़ ये है कि हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, इसलिए मैं किसी के स्टेटमेंट पर ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा। हमारी अब भी ख्वाहिश है कि ये जो एक कौमी तहरीक है, जो कि करप्शन के ख़िलाफ़ जंग जो है, ये सिर्फ हमारी जंग नहीं है, सारी कौम की जंग है, इसमें सारे शामिल हों। अगर फ़र्ज़ करें आप मीनार पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा इज्तिमा करते एहतसाब के नाम पे इसी मसले पे, तो ये सारी पार्टियों के पास जवाब ना होता। जिस तरह चौधरी बरदरान कहते हैं यार ये गलत है किसी के घर जाना, PPP ने भी इस किस्म की बात की है, ताहिर कादरी साहब भी इसी बहाने
साथ छोड़ गए। ताहिरुल कादरी साहब का सिर्फ मैं इतना कमेंट करूंगा, पहली तो बात है हम घर नहीं जा रहे, आपको पता है हम घर नहीं जा रहे, घर से वो बहुत- 12 जैसे गुलाम हुसैन लेकिन साहब ताहिरुल किया। कादरी साहब को तो जो उनके जो ज़ख्म है अभी तक हरे हैं कि उनके घर पे हमला हुआ, उनके 14 कारकुन जो हैं उनको शहीद किया गया, सीधी गोलियां मारी गई। तो मेरा ख्याल है कि ताहिरुल कादरी साहब को तो बहुत रंज भी है और रंजीदा होना चाहिए उनको, जिस तरीके से लेकिन मार्केट में ये आपके लिए भी न्यूज़ है कि यानी मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की जो वालदा साहब हैं उन्होंने ताहिरुल कादरी को पैगाम भेजा है या फ़ोन किया है या मुलाकात की है, वल्लाह आलम। लेकिन ये अथेंटिक वर्जन दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप मेरे तीसरे बेटे हैं जी, आप मेरे घर आएँ, चाय पिएँ, ठंडा पिएँ, खाना खाएं जैसे पहले आते थे, लेकिन इमरान खान की तरह चढ़ाई ना करें, आप इसमें शामिल ना हो। उन्होंने कहा माँ जी मैं आपके हुक्म की तामील नहीं, करता हूँ। वो मेरी और खबर उससे भी छोड़- ज़्यादा है। वो जो मैं आप पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि उन्होंने जिन्होंने उनको कहा, उन्होंने कहा यार देखें मेरा खर्चा बढ़ा हुआ है तो आप खर्चा दे दें, तो 8 करोड़ रुपए खर्चा भी दे दिया गया उनको मेरी इत्तला के मुताबिक। अब ये जो सूरत हाल है मैं मेरे क्यों इतला नहीं है, मैं तबसरा नहीं कर तुझे ना ही करो। आप ना ही करें, करना मेरे को इतला भी कोई चाहिए। नहीं। अच्छा शफकत साहब, एक तो हुआ ना बाखरी पार्टियों ने लिए, ये जो इलेक्शन अब मोड में जा रही है पार्टी, 1.5 साल से कुछ अर्सा ज़्यादा रह गया, अगर टर्म पूरी करें मियां नवाज शरीफ, उससे पहले भी हो सकता है कुछ, इसके बावजूद पीटीआई कोई शरारतबंदी बहुत ज़्यादा है। आज जस्टिस वजीरुद्दीन गए हैं, पहले वो यूथ वाले जो है उनका मसला हुआ, फिर वो न्याजी साहब चले गए, सैफुल्लाह न्याजी साहब। ये क्या मसाइल हैं पार्टी के अंदर आपके, एक पीस क्यों नहीं है? अरे जी, अगर तो ठंड हो ना पार्टी के अंदर, ठंड ही हो, बिल्कुल कोई हरारत ना हो, कोई पैशन ना हो, कोई जज्बा ना हो, तो कुछ भी नहीं होता। जिन पार्टियों के अंदर हरारत होती है, जिन पार्टियों के अंदर एक बहुत बड़ा मिशन पे जाने का जज्बा होता है, उन पार्टियों के अंदर कुछ ना कुछ, और ये बहुत बड़ी पार्टियों का अलमिया है, उनमें होता जाता है कभी कभी। लेकिन मेरा ख्याल है कि पार्टी बहसीत मजमूई यकजा है, यकसू है, और ठीक है कोई फैसले अच्छे होते हैं, कोई नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी खुदा न खास्ता कुछ इरादा बिखर रहा है या ऐसी कोई बात है। ऐसी कोई नहीं, चीज़- ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि बाज़ लोग होते हैं उनकी हैसियत नहीं होती बतौर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। मैं मिसाल देता हूँ आपको, जय रहीम, डॉक्टर मुबशर, ये पीपल्स पार्टी की रूथ है, आपको पता है, आप खुद भी रहे हैं उस पार्टी में ज़माने में। फिर उनको जिस अंदाज से फारिग किया गया है, फारिग होना पड़ा, उसके बाद पीपल्स पार्टी की जहत बदल गई। अब मसलन जैसे वजीरुद्दीन हैं या वो एक कुंदी साहब हैं, वो हैं या और बंदे हैं, वो कहते हैं जी पीटीआई पर पीटीआई क्यों का कब्जा हो गया। तो पीटीआई जो अपने असल मकासद से उनसे दूर हट गई है। वजीरुद्दीन साहब के जाने का मुझे अफसोस है जी, क्योंकि वो बड़े एक प्रिंसिपल्ड और ईमानदार शख्सियत है। उनकी वजूहात जो हैं वो उसका भी मुझे इल्म है, लेकिन तनकीद पार्टी के अंदर होती रहनी चाहिए। अगर तनकीद नहीं होगी तो बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ा जा सकेगा। हमारी पार्टी का क्योंकि डेमोक्रेटिक कल्चर है, और अब पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि बैठ के, जो चंद नाम जो आपने लिए, जो कि पार्टी पे शदीद तनकीद करते हैं। और मैं वैसे आपको हकीकत है, मैं कोई इसलिए नहीं कर रहा कि मैं पार्टी की कोई तर्जमानी कर रहा हूँ। मैंने 25-30 साल मुझे पॉलिटिक्स में हो गए हैं। इतना टॉलरेंट आदमी जितना इमरान खान है मैंने नहीं देखा। मैंने तकरीबन हर चीज़ से मतलब कई चीज़ों से मैंने डिसएग्री किया उनसे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक डेमोक्रेटिक डिबेट होती है वो हमारी कहते हैं पार्टी। जी ठीक है मान लिया इमरान खान करप्ट नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जो और जमहूरी आदमी है। और जमहूरी आदमी भी आपके, क्योंकि आपकी डीलिंग है, हमारी तो कोई डीलिंग नहीं है। हाँ, बाहर असर ये है कि वो अकेले ही फैसले कर ये नहीं जमहूरी आदमी। लेकिन आपके पार्टी के ऊपर एक इम्प्रिंट या छाप या एक तासर ये उभरता जा रहा है कि अगर तो आपके पास नोटों की बोरियां हैं और आपके पास पैसे हैं, जहाज़ हैं, बड़े बढ़िया गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, तो वो आप पीटीआई में कोई भी ओहदा ले लें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वर्कर भी नहीं है
और आप सड़कों पर ठुड्डे खाएं। पर ये जो तासर है, ये एक तब्दीली और एक ध्यानदार लीडरशिप के होते हुए इस तरह का तासर किस तरह जस्टिफाइड है? इसका मुझे दो टोक जवाब दे, सियासी जवाब नहीं चाहिए। मैं सियासी जवाब नहीं दे रहा, मैं आपके सामने बैठा हूँ जी, मैं गरीब आदमी नहीं हूँ, लेकिन कितना गरीब हो नहीं, पर मैं कोई, मेरे पास ना जहाज है, ना मेरे पास बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स हैं, ना तो पार्टी ने मुझे कौन सी चीज़ें जो नहीं दी। मुझे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन बनाया पार्टी का, मुझे टिकट दिया, एमएनए में इलेक्ट हुआ, डॉक्टर आरिफ अलवी की मैं मिसाल दे देता हूँ आपको, असद उमर हैं, बेशुमार लोग हैं जो सही है, ये बात। जो ऐसे हैं जो कि कोई अरबोंपति नोटों की बोरियां जिनके पास नहीं है, शायद चंदे के पास हो, लेकिन अगर उनके लेजिटिमेट है, अगर उन्होंने सही तरीके से कारोबार करके बिजनेस करके पैसे कमाए हैं, तो उनको फिर बाहर तो नहीं हो जाना चाहिए कि वो सियासत के अंदर आ ही नहीं सकते, क्योंकि नहीं, मैं कहता हूँ उनके अलावा जो पार्टी है उनका क्या कसूर गुलाम है? हुसैन साहब, लेकिन ये कोई बात नहीं है, किसी की जेब में 4 पैसे हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो नहीं, सकता। तो इसके उसकी जेब नहीं, में तो डाल हमारे- जाते हैं और पार्टी भी सारी उसकी जेब में डाल दें, नहीं, या खुदा का खौफ करेंगे। आप तो नहीं, आप मसलन हमारे वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, हाँ, दूसरा बड़ा ओहदा है पार्टी के अंदर, वो कोई गरीब नहीं है, लेकिन कोई वो उस तरह कोई बहुत बड़े उनकी जागीरें हैं या उनकी बहुत बड़ी और फैक्ट्रियां, उसने सियासत को लूट मार का जरिया भी नहीं बनाया, ये और भी है सियासत को लूट मार का जरिया नहीं लाइक था। खान साहब। हाँ, अच्छा, उसके अलावा आप और भी, मैं जिनको आप नहीं जानते होंगे मुख्तलिफ सतह पे, अच्छा, तो मुल्क जो है एक अंदरूनी जैसे मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि ये जरूर एक लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए कि सियासत में इंक्रीजिंगली पैसे की जरूरत बढ़ती जा रही है, इसमें काम गरीब आदमी का काम नहीं रहा, लेकिन मुश्किल हो गया तो है, ये तो सबसे मुश्किल बड़ी हो गया। डिससर्विस है मुश्किल हो गया है। जब आप पाकिस्तान की अक्सरियत को सियासत से मैं रास्ता जनरली न बात दें, कर रहा हूं, जनरली। उनको बाहर वो इलेक्शन ना लड़ सके, वो अकाउंट ना खुलवा सके, वो किसी पार्टी उसको- में उनको कोहदा ना मिले, कोई मेरिट ना की चीज ना, ये बात नहीं है, और मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं, एक मुल्क में अंदरूनी खलफशार है, उधर दुश्मन बाहर बढ़ के मार रहा है, ललकार रहा है आपको, दहशतगर्द आपके खून के प्यासे हैं, इस सूरत हाल में होगा मुल्क का क्या? और ये जो आप करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, माफ़ करना, जैसे आप आज आवाज़ें सुन रहे थे, आधे मुल्क को कोई दिलचस्पी नहीं है कि करप्शन रहे या ना रहे, इन चीज़ों का जवाब दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। शफकत साफर, किधर जाएगा मुल्क? जी देखिए, करप्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अवाम में अगर मायूसी ना हो तो अवाम के लिए करप्शन बहुत, और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो गरीब आदमी को है। वो थाने उसका कोई मसला होता है, वहाँ उसको पैसे देने पड़ते हैं, उसको स्कूल में जाता है वहाँ पैसे देने पड़ते हैं, बेचारा उसका तो, हमारे आपके तो किसी को टेलीफोन करने से काम हो जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है करप्शन से गरीब आदमी। तो ये मैं नहीं मानने के लिए तैयार कि उसका इशू जी हाँ, नहीं है तो सही है, सिर्फ ये है कि मायूसी है। बाकी रह गया कश्मीर का मामला, बड़ा सीरियस मामला है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी हिंदुस्तान के जो समझदार लोग हैं उन्होंने एडवाइस किया है अपनी हुकूमत को कि इस किस्म की पाकिस्तान के साथ पंगे ना लें, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो आपको जवाब जो देगा वो बहुत ही सख्त जवाब होगा। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ से मुझे तो कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही किसी एडवेंचर की। शफकत साहब, मेरा तो ख्याल है आप कश्मीर कमेटी के भी एक ज़माने में जी बड़े फाजिल रुकन थे, जब नवाज जी, नवाज़ साहब के साथ मेरा प्रिविलेज है, मैंने काम तो आप तो वाकफ़ हैं सारे इशू जी, से। जी। मेरा ख्याल है जिस तरह ये फोर फ्रंट में अब आया काफ़ी सालों के बाद, जी जी और ये कोई टाइमिंग अच्छी नहीं थी, इस जो कुछ हुआ इसने इंडिया ने फ़ायदा उठाने की भी कोशिश की है, लेकिन जंग के बादल कुछ मुझे तो कुछ छटते हुए नज़र आ रहे हैं। आफ्टर ये जो आपने भी बात कही है, इसके हवाले से जो मोदी का कल बयान था उसमें धमकियाँ भी लेकिन दी, उसने बदला लेने का कहा है। साथ नहीं, लेकिन उसने जंग को रूल आउट कर कहा कि जी एक रिटोरिकल बात कही है कि जी जंग गुर्बत के खिलाफ है, ये है। फिर उसने कहा कि जी जो 1000 साल जंग लड़ने की बात करते थे वो कहाँ गए आज मकसद, और फिर पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बात भी की है। असल बात यह है कि जब आप एक शेर पे सवार हो जाए ना, जिसे कहते हैं राइडिंग द टाइगर, एक्सट्रीमिज्म का शेर खास तौर पर, और शेर आपके ऊपर यह है कि पाकिस्तान को हम उड़ा देंगे, पाकिस्तान को, और मीडिया आपको हल्ला शेरी दे रहा हो, तो फिर उस शेर से उतरना जो है ना नीचे, वो ज़रा मुश्किल होता खा है, जाता है ना साथ, क्योंकि खा जाता है आपको। अब मोदी साहब इतनी चीज़ों को बढ़ा के इस लेवल पे ले जा के
अब वो ये कह रहे हैं कि जी मैं पाकिस्तान को सफारती तौर पे आइसोलेट करूंगा, यानी कि वो जो सारा जंगी जुनून था अब वो उसको डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे ये हैं। मेरा ख्याल बैक गेयर है। असल बात बिल्कुल है। और इस देखें, बात यह है कि आपको भी इस चीज़ का इल्म है कि ये जो वाक़या हुआ इसका भरपूर फ़ायदा हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं था Exactly. ये काम करने के लिए। और बाकी ये है कि 2-3 महीने से जो रिप्रेशन कर रहे हैं उसका कोई ना कोई जवाब तो आना था, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं नहीं समझता कि मामलात इतने आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान को पता है कि पाकिस्तान का जवाब जो होगा ना वो बहुत ही सख्त जवाब होगा, और इसलिए वो ये रिस्क जो है ना वो लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तीसरे और दूसरी बात आखिरी कि इंटरनेशनली भी यही मैं गुजारिश करूं कि हिंदुस्तान के अमेरिका ने भी कोई डायरेक्टली उरी के वाक़े को पाकिस्तान से लिंक नहीं किया, बल्कि कैरी की स्टेटमेंट आई कि हम पाकिस्तान के साथ बड़ी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी, ये वो। इसी तरह और ममालिक ने भी कोई उस चीज़ लिफ्ट नहीं कराई। शौकत साहब, ये दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने पहले शुरू में बड़ा नरम बयान दिया कि पाकिस्तान तो करता ही रहे, फिर जब उन्होंने पूरी अपनी छानबीन की अपनी एजेंसीज़ के थ्रू और उनके जो सर्विलेंस के सिस्टम, उनको नजर आया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो कंप्लीट दोनों तरफ से पुलिसिंग है और पाकिस्तान के मफाद में भी नहीं है। एक दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि इस दफ़ा इंडिया को सेटबैक हुई है गुलाम हुसैन साहब कि उनकी तमाम तर मुखालफत के बावजूद इस वक्त 200 रूसी फौजी माहिरीन जो है इस वक्त फौजी यहाँ पाकिस्तान में जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। और रूस का बयान बड़ा दिलचस्प था, उन्होंने कहा भारत कहता है कि ये पाकिस्तान ने किया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मकसद कहने का ये है कि हम बात तो करते हैं पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की, लेकिन इतनी ज़्यादा भी आइसोलेशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी इससे बहुत बेहतर हो सकती है, उसकी मैनेजमेंट भी बेहतर हो सकती है, ताकि किसी फॉरेन मिनिस्टर बनाएं किसी को, ताकि कोई प्रोटोकॉल के हिसाब से, और अदरवाइज ऑल्सो कोई एक लीडर होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान कम्प्लीटली आइसोलेटेड है वो भी दुरुस्त नहीं है। इंडिया में भी अमेरिकन इस वक्त एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी नहीं, लेकिन देखें ना, अब तो एक सूरत हाल ऐसी बनी है कि पहले हम सिर्फ चाइना की बात हो रही थी, चाइना हमारे साथ, एक्चुअली ये बात नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने सॉलिडेरिटी के हमारे साथ इजहार किया है, अमेरिका ने भी आपको कंडेम नहीं किया। सो इसलिए आइसोलेशन तो नहीं है, लेकिन किसी वक्त आपसे फॉरेन पॉलिसी में पूरी डिस्कशन करेंगे, इसमें बहुत बेहतरी की गुलाम हुसैन साहब, गुंजाइश है। इसमें एक और नया फैक्टर आया है कि जो नवाज शरीफ साहब की रूहानी से मुलाकात हुई ना, अब वो पॉजिटिव हुई है। वो इसलिए पॉजिटिव हुई है जी ईरानी सदर से कि जो इन्होंने बलूचिस्तान पे मारा ना, पता कि हम इंटरफेयर करेंगे, ईरान उनको भी बड़ा अफेक्ट करता वो है। नाखुश है उस पर। नहीं, ये तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ईरान बड़ा वरिड है कि जो उनके बलूचिस्तान सिस्तान का जो इलाका है कि वहाँ पे कोई और इस किस्म की तहरीक ना शुरू हो जाए आज़ादी की। एग्जैक्टली। तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये चीज़ आगे चले, और इन्होंने उसने फिर जो बयान दिया उनको बड़ी शर्म आई होगी इनको कि जी चाबहार और गवादर को लिंक करके सीपैक और चाबहार की फंडिंग जो हिंदुस्तान ने की है, और उसके ऊपर ईरान कह रहा है बड़ी हैरानी कि की बात ये है। जो उड़ी वाक़या है ना, ये भी बहुत छोटा वाक़या नहीं हुआ उनके लिए। कल एक बाखबर ज़रिए से इतला मिली है कि 90-95 डेड बॉडीज़ वहाँ पाई गई हैं। 90-95। अच्छा जी, ये कोई मजाक नहीं गुलाम हुसैन है। और साहब, लेकिन छावनी इस में पे भी उड़ी पे भी बड़ा दिलचस्प मोदी सरकार का ये एक नया स्टैंड सामने आया। कहते हैं यार ये जो लड़ाई बड़ाई होती है कॉम्बैट जोन्स के अंदर, इस तरह के वाक़यात होते ही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े, ये नहीं, ये बात लेकिन वो तोपे चोपे उन्होंने मूव किए हैं बॉर्डर की तरफ। लेकिन अरब जी आप और भी जाते रहते हैं हिंदुस्तान, मैं भी गया हूँ, चौधरी साहब भी जाते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी मीडिया का बड़ा मनफी किरदार है, बहुत ज़्यादा। आपने कभी देखा वो गोस्वामी का क्या बंदा मुझे तो जब भी मुझे 1-2 दफ़ा मैंने गलती की उस शो पे जाने की, उसके बाद जब भी मुझे टाइम्स नाउ मैंने एक दफ़ा गया और उसके बाद मैंने फैसले नहीं, आई सेड नो वे, मैंने कहा ये क्या बात है। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं जाके चले जाते हैं उनके शो पे, और जाके वो आगे से आपके साथ। अच्छा, शफकत महमूद साहब, खान साहब के आप भी वहाँ बैठे थे आज लंच पर, बड़ी उन्होंने खुशगवार तरीके से, हालांकि हॉस्टाइल भी एलिमेंट्स थे लेकिन कोई ख़ास बदमज़गी नहीं हुई, और बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने गुफ्तगू भी की। और उनके इत्मीनान का लेवल ये है कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ जो है वो इंडेफिनिटली सर्वाइव कर सकेंगे पनामा और करप्शन चार्जेस के ख़िलाफ़ मूवमेंट के नतीजे में। आप क्या समझते हैं? इसका आपने जवाब देना है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक जी शफकत महमूद साहब। जी मैं इमरान खान साहब ने जो कहा है उससे एग्री करता हूँ, इसलिए कि जिस दिन ये मामला अदालत में खुल गया तो शवाहिद इतने ज़्यादा हैं कि नवाज शरीफ साहब इसको सरवाइव नहीं कर सकते। मतलब है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना ओपन एंड शट केस है ये, यानी कि जिसमें इसलिए वो इस तरफ आते नहीं है, इसलिए वो आते नहीं है, इसलिए स्पीकर ने इमरान खान की रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को वो अजीब है। मतलब है, और नवाज शरीफ की नहीं। शफकत साहब, जी जी जहाँ और आपकी पार्टी पे इल्ज़ाम लगते हैं, एक जो खान साहब ने धरने के मौके पे कहा था कि तीसरा अंपायर अपनी उंगली उठाने वाला है, उसके बाद से ये चीज़ उन पर चस्पा रहा है लेबल के जी आप जो कुछ करते हैं आपको कोई खसूसी खुफिया इशारा इशारा आता है जिसके ऊपर करते हैं, और आप इंतज़ार कर रहे हैं कोई एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन का जिसके ज़रिए आपको इंस्टॉल किया जाएगा। बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि हम 126 दिन हमने धरना दिया, और मेरा ख्याल है कि पहले 15-20 दिनों के बाद या महीने के बाद ये बातें जो ठंडी हो गई, और उसके बाद किसी ने बात नहीं की। पहले एक महीना ऐसा था कि लोग इसको बहुत सारी कड़ियाँ को समझ रहे थे। हाँ, उसकी वजह हमारी नहीं है, उसकी वजह है कि मुल्क के अंदर हमारी तारीख ऐसी है कि जब बुरी हुक्मरानी हो, रिगिंग हो, करप्शन हो, तो लोग ये सोचने लग जाते हैं कि कोई ज़रूरत है बाहर से किसी और को आके हालात को दुरुस्त करने की। मेरा ये ख्याल है कि ये एक, और फिर कुछ लोग, चंद लोग मीडिया में फिर इसको ज़रा, और लेकिन ज़ेब दास्तान के लिए अच्छी खबर है। मतलब लेकिन आप यू हैव बीन इन पॉलिटिक्स लॉन्ग इनफ। जी जी। आप जब से ब्यूरोक्रेसी छोड़ी, फिर आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ आए, फिर और पार्टीज, मतलब बड़ा लंबा सफ़र है आपका। आप अगर आपसे हाइंडसाइट पूछा जाए तो जो ये समझ के कि तो हमारी डिक्टेटरशिप की बड़ी तारीख है इंटरवेंशंस की भी, जितनी भी इंटरवेंशंस हुई हैं उससे पाकिस्तान जो है गरीब यानी वर्स ऑफ बाहर निकला। मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ इस बात पे, और कुछ चीज़ें ज़िंदगी इंसान वक्त गुजरने के साथ सीखता है। वो ये है कि हमें आइन के दायरे में रहना चाहिए, और जो हमारे मसाइल हैं उनको हम आइन के ज़रिए उसको हल करें। लेकिन ये जो स्पेकुलेशन की आपने पहले बात की ना, सिविल मिलिट्री रिलेशंस हमारे मुल्क में इस किस्म के रहे हैं जिसमें शिद्दत भी रही है, लड़ाई भी रही है, झगड़ा भी रहा है, तो फिर इस किस्म की बातें फिर निकलनी शुरू हो जाती हैं। अगर सिविल मिलिट्री रिलेशंस अगर बिल्कुल स्मूथ हो जाए तो फिर ये इस किस्म की बातें आपको नहीं नजर आएंगी। हाँ, दूसरे ये बात भी मैं कहूँगा कि मसलन खान साहब जो है सबसे बड़े क्राउड गैदरर हैं, गुलाम हुसैन साहब, इसमें पाकिस्तान में तो कोई शक नहीं है। और इसके हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि मिलिट्री को कोई ऐसा लीडर सूट करता है जो पॉपुलिस्ट हो, और जो लीडर जो है इलेक्शन के जरिए आ सके, उसको क्या ज़रूरत होता है कि वो वोटों को सहारा लेके आए। मेरा ख्याल है कि मिलिट्री को मेरी ज़ाती नज़र में आइन सूट करता है, उनको एक जो जमहूरियत है माफ़ करना, जो काम टाइम ख़त्म हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि आप अकेले ताकत के बलबूते मकबूलियत की बुनियाद पर नवाज शरीफ को निकाल सकेंगे। नहीं, मैंने तो कहा है निकालने का जो काम है वो तो अदालतों ने करना है, अदालत में पहुंचे तो चलें फिर अगली ऐसी बात शुरू करेंगे आफ्टर 30th। आपको ज़्यादा शफकत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आज हमने शफकत महमूद साहब से करी करी बातें की हैं। अब 2 रोज़ में इनका 2-3 रोज़ में इनका धरना या आप जो कह लें मुजाहरा जो कुछ होने वाला है, उसमें बात पता लगेगा कि पॉलिटिक्स की नई जहत क्या होती है। आया PTI अपने क्रूसेड में जो एहतसाब के हवाले से, जिसके बारे में मेरी राय है कि सिर्फ खान साहब ही इस मामले में सिंसियर हैं, बाकी अपोजिशन पार्टीज़ भी शायद दिल से नहीं जाती कि इस किस्म का एहतसाब हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।